Hi students, I am Priyanka Jain and I am a verified educator at the Unacademy Plus platform. You can watch several of my Plus classes. Okay, I have soon started a Catalyst batch course for the whole inorganic chemistry. You will see whole the inorganic chemistry in this course, and this is for the upcoming June 2022 exam of the CSIR NET as well as for the GATE exam. Okay, so if you want to see different of the my lectures, different courses, you can see on the Unacademy. Take the subscription of the Unacademy. And if you want to see the free classes, there are also several free classes. Every month I take several free classes. You can watch these free classes without taking subscription. So for this, you will have to uncode my code. My code is Priyanka Jain 10. By clicking on this code, you will get the link for my classes. Thank you. Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the inorganic batch course in Hindi. आप लोगों के लिए मैंने इनऑर्गेनिक में हिंदी का कोर्स स्टार्ट किया है और हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स में आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर देखा था। अभी हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो जब भी आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए क्या होती हैं। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड्स। ओके, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो फैक्टर्स आता है वो आते हैं हमारे नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन जो है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो देखिए आपकी जो सेंट्रल मेटल है ये है आपकी सेंट्रल मेटल और इससे लिगेंड्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसके लिए क्या होती है, लिगेंड मेटल के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, चार्ज ऑन मेटल, हायर द चार्ज ऑन अ मेटल एंड स्मॉलर द साइज। जितना बड़ा चार्ज होगा मेटल पर और जितना छोटा उसका साइज होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो चार्ज और साइज का रेशियो है, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ओके, मींस कोई भी मेटल जो भी हम ले रहे हैं उस पर हायर द चार्ज एंड स्मॉलर द साइज, मींस हायर द चार्ज एंड स्मॉलर द साइज। ओके, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो Mn+2, ठीक है, Fe+2, अगर आप इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं CO+2, Ni+2, Cu+2 एंड Zn+2। ओके, इस सीरीज में आप देख रहे हैं सभी मेटल्स के ऊपर चार्ज सेम है। ठीक है, चार्ज सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, यहां से आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर रेडियस कितनी है 0.91, यहाँ पर कितनी है 0.83, यहाँ पर है 0.82, यहाँ 0.78 और यहाँ पर 0.69, फिर यहाँ पर कुछ बढ़ जाती है 0.74 हो जाती है। मींस यहाँ पर आपकी रेडियस कम हो रही है, रेडियस कम हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, तो चार्ज और साइज ये दोनों मेटल्स के क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना साइज मेटल का छोटा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इस ऑर्डर में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए ये रिवर्स हो गया है, ये इस तरीके से होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा, क्योंकि Zn+2 का साइज Cu+2 के साइज से कुछ बड़ा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी Cu+2 के से कुछ कम होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको देखने को मिलता है फर्स्ट ट्रांजिशन। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जितनी ज्यादा मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ओके, उससे क्या होगा, हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट विल हैपन, इसकी इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के प्रति क्या होगा, ग्रिड बढ़ जाएगी। हमको पता है ये मेटल क्या कर रहा है, यहाँ पर ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड से अपने ऑर्बिटल्स में एकोमोडेट कर रहा है। और जब भी मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स की ग्रिड ज्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इंटेक ज्यादा होगा। ओके, और जब सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ज्यादा होगा तो मतलब इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। भाई मेटल की जितनी ज्यादा लेने की टेंडेंसी है और लिगेंड की जितनी ज्यादा देने की टेंडेंसी है,
ये बॉन्ड हमारा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम हायर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट क्या आता है, अगर मेटल हमारी, इफ द मेटल एटम इज हार्ड एसिड, अगर हमारी सेंट्रल मेटल जो है वो कैसी है, हार्ड एसिड है, then it will form more stable complexes with the hard ligands। ये हार्ड लिगेंड्स के साथ में, यानी कि हार्ड बेसिस जो है, हार्ड लिगेंड्स कहिए या आप इन्हें हार्ड बेसिस कहिए, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी। तो हार्ड एसिड्स की टेंडेंसी होती है वो हार्ड बेसिस के साथ में क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ में इनके कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर हमारी सेंट्रल मेटल हार्ड एसिड है तो वो हार्ड बेसिस के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी। सिमिलरली अगर हमारी सेंट्रल मेटल सॉफ्ट एसिड है तो वो सॉफ्ट बेसिस के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी। सॉफ्ट बेसिस हमारे कौन से होंगे, जैसे कि फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ठीक है, तो हार्ड एसिड्स हार्ड बेसिस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और सॉफ्ट मेटल्स यानी सॉफ्ट एसिड्स सॉफ्ट लिगेंड्स के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसके बारे में हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे, बाद में हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, हायर द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ V+2, वेनेडियम +2, ये हमारी D2 स्पीसीज होती है। D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Ni+2 ये हमारी D8 स्पीसीज है, यानी कि D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों केसेस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इनकी अगर आप हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हो तो इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, CFSE वैल्यूज जो होती है इनके लिए हाईएस्ट होती है। तो अगर कभी भी आपको ये दोनों कंपाउंड्स दिए हुए हैं V+2 के या Ni+2 के, तो ये जो होंगे ये कैसे होंगे, हाईली स्टेबल होंगे। ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट होता है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, उसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। मोर स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतने ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे कि अगर हमको मैग्नीज दिया है तो +2 स्टेट में दिया है और +4 स्टेट में दिया है, तो हम कह सकते हैं कि +4 स्टेट में इसके कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होंगे देन +2। Fe अगर दिया है हमें तो इसकी +2 कॉम्प्लेक्सेस से +3 कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होंगे। सेकेंड पॉइंट आपका आता है, वो आता है नेचर ऑफ लिगेंड। अभी आपने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब आप देख रहे हो नेचर ऑफ लिगेंड। भाई जब भी बॉन्ड बन रहा है तो दो चीजों के बीच में बन रहा है, एक मेटल और एक लिगेंड। मेटल की टेंडेंसी आपने देख ली कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होनी चाहिए, उसका चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब हम आते हैं लिगेंड्स पर। तो लिगेंड्स के केस में क्या हो रहा है, देखिए लिगेंड्स हमारे क्या कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मोर बेसिक द लिगेंड, जितना ज्यादा बेसिक है लिगेंड, मोर बेसिक द लिगेंड, जितना बेसिक होगा वो उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मोर इजीली इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा लिगेंड बेसिक होगा उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, और मोर स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उतना ही स्टेबल हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि आप देख सकते हो NH3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इजीली डोनेट कर सकता है। F-, Cn-, ये सब क्या है, हमारे हाईली बेसिक है, तो ये जो है हमारे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इनकी टेंडेंसी है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है,
फॉर एनाइनिक लिगेंड्स, इफ यू आर सीइंग द एनाइनिक लिगेंड्स, मतलब जिनके ऊपर चार्ज है, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, हायर द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही जल्दी क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, स्मॉलर द साइज, जितना छोटा साइज होगा उतनी ही जल्दी वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो हायर द चार्ज, स्मॉलर द साइज, स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल F माइनस जो होता है, F माइनस फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन द Cl माइनस, ठीक है। अभी जो थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड द कीलेट इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट क्या होता है, देखिए कीलेट इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली में, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कीलेटिंग कंपाउंड्स, जैसे कि ईन, एथिलीन डाइअमीन, ये क्या है, कीलेटिंग कंपाउंड है, कीलेटिंग लिगेंड है, ठीक है, एथिलीन डाइअमीन। तो एक्चुअली में इन कंपाउंड्स में होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2NH2, ये ऐसे होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये क्या कर सकता है, मेटल से इस तरीके से दो साइड से बाइंड कर सकता है। जब ये इस टाइप से बाइंड करता है तो ये क्या बना लेता है, एक रिंग बना लेता है। ये जो रिंग बन जाती है, इस रिंग को हम क्या कहते हैं, कीलेट रिंग कहते हैं, ठीक है, कीलेट रिंग कहते हैं। तो एक्चुअली में क्या पाया गया है स्टडी में, कि कीलेटिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। कीलेट्स यानी कि कीलेटिंग कंपाउंड्स, कीलेटिंग लिगेंड्स forms more stable than the normal ligands. नॉर्मल लिगेंड्स की तुलना में जो कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है MnH2O होल 6+2, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आप इसकी ईन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, दो H2O लिगेंड्स, दो वाटर के लिगेंड्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे ईन के द्वारा, ठीक है। अब आपको जो कॉम्प्लेक्स मिला वो कैसा है, कीलेटिंग है, ठीक है, दिस विल बी मच मोर स्टेबल। वाई दिस विल बी मच मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, आपने दो H2O को बाइडेंटेड लिगेंड से रिप्लेस कर दिया। देखिए H2O कैसा था, ऐसा था, यहाँ पर देखिए दो H2O, कुल कितने एटम्स थे, 6 एटम्स थे, 1 2 3 4 5 6। आपने इसको रिप्लेस किया इस कीलेटिंग रिंग के द्वारा, यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एटम्स है, यहाँ पर कितने थे, 6, यानी कि 6 एटम्स 12 एटम्स के द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं और एक रिंग बन रही है, ठीक है ना। तो इस रिंग के अंदर एटम्स का नंबर एक्चुअली में बढ़ रहा है, एटम्स का नंबर बढ़ने के साथ में क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है। एज द नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीजेस द रैंडमनेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रैंडमनेस है दैट इज इंक्रीजिंग, ओके। और जब रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है तो इससे क्या हो रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि अगर हम किसी भी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स को कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स में चेंज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। और हमें पता है एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो सिस्टम लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट की तरफ जाता है। यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज होने के साथ में स्टेबिलिटी जो है हमारी वो बढ़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस जब भी बनते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में ज्यादा होती है। अब देखिए एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, कीलेट्स with 5-membered ring including metal atom are more stable if they does not contain double bond। मतलब अगर कीलेट्स में 5-membered रिंग बन रही है इंक्लूडिंग मेटल एटम को इंक्लूड करके अगर हम 5-membered रिंग बना रहे हैं 1 2 3 4 5, ओके, इस टाइप से 1 2 3 4 5, ये 5-membered रिंग बन रही है तो ये ज्यादा स्टेबल होगी अगर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंड कीलेट्स विद 6-membered रिंग इंक्लूडिंग मेटल एटम आर स्टेबल। 6-membered रिंग इंक्लूडिंग मेटल एटम, अगर मेटल एटम को इंक्लूड करके
6 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं, तो ये कब स्टेबल होगी? दिस विल बी मोर स्टेबल इफ इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, अगर इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो, ओके, इफ इट कंटेन्स कंजुगेट डबल बॉन्ड्स, यानी कि अगर यहाँ पर ये मेटल है और इसके साथ में हम इस टाइप से ये रिंग बना दें, ठीक है, और इस रिंग में अगर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है इस टाइप से, तो ये रिंग ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। और ये 5 मेंबर्ड रिंग कब ज्यादा स्टेबल होगी? जबकि सिंगल बॉन्ड्स ओनली प्रेजेंट है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलियम विलियम सीरीज क्या होती है? इरविंग विलियम सीरीज, तो एक्चुअली में क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ सम बाइवेलेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो बाइवेलेंट है उनकी स्टेबिलिटी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पाई गई है। जैसे Ba+2 से ज्यादा होती है Sr+2 की, इससे ज्यादा होती है Ca+2 की, फिर होती है Mg+2 की, देन Mn+2, देन Fe+2, देन Co+2, देन Ni+2 एंड देन Cu+2, और इसकी सबसे ज्यादा है और इसके बाद आती है जिंक+2 की, इससे कम, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड द इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? इरविंग विलियम सीरीज, और इस ऑर्डर को कहते हैं हम इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो एक्चुअली में इसमें जो शुरू में आप देख रहे हो Ba+2 से Sr+2, फिर Ca+2 और फिर Mg+2, यहाँ तक आपने देखा ये क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक Ba+2 से लेकर Mg+2 तक जब आप जा रहे हो, तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, आपको पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो इस सीरीज में जब आप जा रहे हो तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि ये मेटल, इन मेटल्स का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है हमारी वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ से आगे क्यों बढ़ रही है? यहाँ तक तो आपने देख लिया, ये सब क्या थे? ये आपके थे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, ये थे आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके आगे आप बढ़े तो ये क्या थे? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब आप बढ़ते हैं Mn+2 Fe+2, तो एक्चुअली में इस केस में इसके बाद जो ये केस आ रहा है ये आपका, यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है? सिर्फ चार्ज अपॉन साइज पर ही मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ से आगे बढ़ने पर चार्ज अपॉन साइज रेशियो के अलावा एक और फैक्टर वर्क कर रहा है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये अप्लाई होती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो Mn+2 से Cu+2 तक आप जब जाते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। चार्ज अपॉन साइज रेशियो भी बढ़ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इंक्लूड हो रही है, इसलिए रेशियो यहाँ तक बढ़ रहा है स्टेबिलिटी का। लेकिन जिंक+2, इसके केस में एक्चुअली में क्या होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू 0, ठीक है। जिंक+2 के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो जाती है 0, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी Cu+2 से कुछ कम होती है। तो ये आपका सारे फैक्टर्स थे स्टेबिलिटी के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में बढ़ती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी किस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड। इफ यू आर लाइकिंग these videos, please comment me. If you want some more topics, then you can also comment me. And if you are liking these videos, please like, share and subscribe. Thank you.